प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह पे। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जुड़ जाएंगे सभी बच्चे, हमारे सभी साथी, मेरे दोस्त, प्रिय भाई बहन सब लोग जुड़ जाएंगे। आज क्लास 12 हिंदी का काव्य खंड का हम लोग अगला चैप्टर करने वाले, पहला चैप्टर करने वाले हैं। इससे पहले कि हम लोगों ने गद्य खंड का चैप्टर कंप्लीट किया था और आज हम उसी अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में क्लास में ही चीजों को याद करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद एक भी ऐसा क्वेश्चन आंसर नहीं होगा इस चैप्टर से जो आपसे बच के निकल पाए। आपसे नहीं बच सकता, क्योंकि मैं उसी तरीके से आपको समझाने वाला हूं कि क्लास में एक एक शब्द आपके दिमाग में सदैव के लिए बैठ जाएगा। तो एक बार आप सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे ताकि और भी हमारे दोस्त, साथी, मित्र सभी लोग जुड़ जाएं। तो प्यारे बच्चों, एक बार आप सभी लोग अपने एंड से सेशन को शेयर कर दीजिए। आपके साथ जितने भी ग्रुप में बच्चे जुड़े हुए हैं, आपके दोस्त जुड़े हुए हैं, एक बार आप जरूर सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए जी, प्यारे बच्चों, कड़बक चैप्टर मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा रचित चैप्टर है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। मैं आपको लयबद्ध तरीके से आपको बताने वाला हूं। आप आइए, पहले हम लोग लेखक का परिचय, कवि का परिचय कर लेते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी जी इस चैप्टर के लेखक है। इनका जन्म बताया जाता है अनुमानतः 1492 में, और यह डेटा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा क्योंकि यहां से वस्तुनिष्ठ सवाल पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के कब्र अमेठी के जायस गांव में इनका निवास स्थान है। इनके पिताजी का नाम था मलिक शेख ममरेज। मलिक शेख ममरेज इनके पिताजी का नाम था। और मैं एक बार आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप बता दीजिए मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कब हुआ था। अनुमानतः एक वर्ष बता दीजिए, 1492, जो कि 15वीं सदी उत्तरार्ध में था। और इनके पिताजी का नाम था मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ। इनका दो नाम, मलिक शेख ममरेज या फिर मलिक राजे अशरफ, ये दोनों में से कोई ऑप्शन रहता है, समझ जाइएगा ये मलिक मोहम्मद जायसी जी के पिताजी हैं। बहुत सुंदर बच्चों, बहुत सुंदर। आगे हम देखने वाले हैं, गौर करिएगा आप सभी लोग। इनके गुरु जी का नाम था सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। इनके गुरु जी थे सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, इनके गुरु जी थे। ये बचपन में ही अनाथ हो गए थे। मलिक मोहम्मद जायसी जी जब बचपन की अवस्था में थे, बहुत कम उम्र के थे, तभी ये अनाथ हो चुके थे। मतलब पेरेंट्स का साया इनके सर से हट चुका था। साधुओं और फकीरों के साथ इनका जीवन यापन चलने लगा और भटकते हुए इनका बचपन भी बीत गया। ये किनके साथ इनका रहन सहन हो गया? साधु और फकीर के साथ। संतों के साथ जो रहता है ना, वो अलग विचारधारा का हो जाता है। वो सारा दुनिया का, अब आपको मैं बता दूं, सुख दुख से उनको कोई वो नहीं रहता है। ये मच्छर अपने आप स्लाइड कर देते हैं इनको, तो वाह। व्यक्तित्व तो देखिए बच्चों, चेचक के कारण रूपहीन। इनको चेचक की बीमारी हो गई थी। चेचक के कारण रूपहीन मतलब कि कुरूप लगते थे, इनका चेहरा खराब लगता था। चेचक के कारण जो दाग पड़ जाते हैं। और बाईं आंख और कान से वंचित थे। बायां आंख और बायां कान इनका नहीं था। बाईं आंख और बाएं कान से वंचित रहे, चेचक से ग्रसित थे। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी जी। लेकिन फिर भी इनकी कृति इतनी मजबूत है, इतनी सराहनीय है कि 1548 में इनके निधन के बाद आज 2024 में हम और आप इनको पढ़ रहे हैं, इनको गूण रहे हैं। यह होती है इनकी कृति और वृत्ति। यह कर्मों का खेल है। इन्होंने ऐसा कर्मों की रचना रच दिया कि आज आप और हम इन्हें पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। चमड़ों की सुंदरता, रंगों की सुंदरता ही सुंदरता नहीं है। कर्म और गुण अच्छे होने चाहिए, उसे सुंदर और रूपवान, उससे बड़ा रूपवान कोई नहीं होता। सिर्फ सुंदर चेहरा लेकर के रूपवान कोई नहीं होता, ना ही गुणवान होता है। मैटर नहीं करता, रूपहीन थे, सुंदरता से सुंदर आदमी नहीं हो जाता है। रंग गोरा होने से चमड़ों का आदमी सुंदर नहीं हो जाता है।
हृदय सुंदर होना चाहिए, विचार सुंदर होना चाहिए, कर्म सुंदर होने चाहिए। जब ये तीनों सुंदर हो जाते हैं तो व्यक्ति के व्यक्तित्व चरम पर होता है, और जब व्यक्ति का व्यक्तित्व चरम पर होता है तो उसका उंगली थाम लेता है ईश्वर, और हर उसके कदम कदम पर ये साथ देते रहते हैं। बाईं आंख और कान से वंचित थे। हमारे आसपास, हमारे समाज में ऐसे लोग होते हैं जो काफी डिमोटिवेट होते हैं अपने चेहरे को लेकर के, अपने रंग रूप को लेकर के। कहा जाता है चलो आज हमारे दोस्त की शादी है चलो, तो एक कहेगा नहीं भाई मेरे पास कपड़े नहीं है, मतलब मेरा नाक एक बड़ा लंबा लग रहा है, अजीब सा है। वो किसी से कहेगा भी नहीं मेरा नाक लंबा है, क्या कहेंगे लोग कि कैसा इसका मुंह लग रहा है, कैसा इसका कलर लग रहा है। मैटर नहीं करता मेरे भैया, जो इंसान होगा, इंसान को इन सब बातों से मतलब ही नहीं है। सब विधाता की बनाई हुई मूर्ति है, और विधाता की बनाई गई चीजों पर किसी को हंसने का अधिकार नहीं है। विधाता ने बनाया है, रचना करने वाला विधाता है, हर एक व्यक्ति की रचना उन्होंने किया है। अब आप उसे साइंटिफिक टर्म से समझिए या फिर नेचुरली समझिए, और विधाता की बनाई गई चीजों पर किसी को हंसने का अधिकार नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति को अपने चमड़ों के रंग से, कलर के रंग से, फेस के कट से हताश नहीं होना चाहिए, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि हमारा फेस कैसा लग रहा है, कैसे देखो देख के हंसेगा लोग, मैं सांवला हूं, मैं काला हूं, मैं बहुत भूरा हूं, मैटर नहीं करता। यहां पर देखिए रूपवान और गुणवान व्यक्ति की व्यक्तित्व आज आप पढ़ रहे हैं। इनकी रचना देखिए, कृति पद्मावत जैसी महान कृतियों की इन्होंने रचना की है। अखरावट, आखिरी कलाम, ये सब इनकी रचनाएं हैं। चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, ये सब इनकी रचनाएं हैं बच्चों। और तो और आपको बता दूं कि कड़बक जो आप पाठ पढ़ने वाले हैं, कड़बक भाग 1 और भाग 2, ये भी पद्मावत से ही निकाला हुआ भाग है। पद्मावत एक मूवी भी आई थी, आप लोगों ने देखा होगा। चित्तौड़गढ़ के राजा नरेश, रतन सेन नाम था उनका, राजा मतलब नरेश, नरेश मतलब राजा कह लीजिए। चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सेन और सिंघल द्वीप की रानी थी, राजकुमारी थी, राजकुमारी कह लीजिए। पद्मावती की प्रेम कथा है, रानी नहीं कहेंगे, राजकुमारी कहेंगे। तो अभी हम राजकुमारी यहां पे कह के संबोधित कर रहे हैं, बाकी ठीक है आप जैसे समझे। राजा रतन सेन और राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा के बारे में विवरण है, और वहीं से लिया गया है ये चैप्टर। और कड़बक भाग 1 कुछ इस प्रकार से है, आप लोग सभी लोग बड़े गौर से समझिएगा। अरे एक नैन कभी मुहम्मद गुनी, सोई भी मोहा जय कभी सुनी, चांद जैस जग विधि अवतारा, अदीन कलंक किन्ह उजियारा, अजग सूझाए कई नैना, हुआ सुकय सनख तन्ह माहा, अजौल ही अम्बहि डाभ न होई, तौल ही सुगंध बसाई न सोई, अकीन समुद्र पानी जो खारा, तोयति भय सूझय पारा, जो सुमेरु तिरशूल विनाशा, भा कंचन गिरि लागय कासा, अजौल ही घरी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा, एक नयन जस दर्पण, अयोते ही निर्मल भाऊ, असबर पवत गई मुख, जो वही कई चाऊ। ये है इसका लयबद्ध। अब आप इसे अलग अलग तरीकों से सुन सकते हैं। एक नयन कभी मुहम्मद गुनी, कभी मोहम्मद जी, मलिक मोहम्मद जायसी जी ने एक ही नयन के थे, लेकिन बड़ी गुणवान थे, उनके अंदर गुण भरा था। सोई भी मोहा जय कभी सुनी, जो भी उनको सुना वो मोहित हो गया, जो भी उनकी रचनाओं को पढ़ा सुना वो सबके सब मोहित हो गए। क्या हो गए? मोहित हो गए। चांद जैस जग विधि अवतारा, चांद जैसा जगत में, जग मतलब जगत में, संसार में, विधि मतलब विधाता ने अवतारा, अवतरित किया, जन्म दिया। अरे चंद्रमा जैसी खूबसूरत चीजों को विधाता ने इस संसार में अवतरित किया है, जन्म दिया है। किसको? चंद्रमा जैसी खूबसूरत चीजों को। अब कहीं भी उपमा दिया जाता है सुंदरता के लिए तो चंद्रमा को दिया जाता है। अदीन कलंक कीन्ह उजियारा, लेकिन चंद्रमा में भी कलंक दे दिया है,
उसमें भी दाग है, फिर भी वो अपने प्रकाश से सृष्टि को उजागर करते रहता है। तो यहां पर कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी यह बताना चाहते हैं कि हर गुण में थोड़ा बहुत दोष युक्त होता है, दोष पाया जाता है हर व्यक्ति में। किसी भी व्यक्ति में 100% पूर्णता नहीं आती। इंसान इंसान है, गलती जरूर होती है, दोष जरूर होता है, परंतु दोष की तुलना में गुण ज्यादा होता है। पॉजिटिव की तुलना में नेगेटिव कम होता है, नेगेटिव की तुलना में पॉजिटिविटी ज्यादा होती है। इंसान अगर सही हो तो वो यही कह रहे हैं कि दोष तो चंद्रमा जैसे, चंद्रमा में भी था। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा सिर्फ सृष्टि को प्रकाशित करते रहता है, दाग उसमें भी है जिसे स्वयं विधाता ने अवतरित किया है, विधाता ने जिन्हें जन्म दिया है। जग सूझा एक ही नैना, एक ही नैन से मैं जगत को समझा। मलिक मोहम्मद जायसी जी कह रहे हैं कि एक ही आंख से वो जगत को समझे, संसार को। उआ सुकयस नकतन माहा, नकथन मतलब नक्षत्रों में। अगर शुक्र तारा को देख लीजिए, जिस प्रकार से पूरे नक्षत्रों में शुक्र तारा है, तो कभी मलिक मोहम्मद जायसी जी गुण के साथ साथ दोष की चर्चा कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाती है। अधजल गगरी छलकत जाए, कोई भी व्यक्ति विद्वान नहीं होता। कुछ विशिष्ट क्षेत्र में उनके पास ज्ञान अधिक होती है, परंतु वो पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, ज्ञान अथाह सागर है, ये दुनिया अथाह सागर है। दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं कि एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ नहीं सीख सकता। इसीलिए विशेष जोन बनाया गया है। यहां पर कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी वही कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता है। उसके अंदर अगर गुण है तो थोड़ा बहुत दोष भी रहेगा, लेकिन ऐसा ना कि केवल दोष ही दोष हो, यह नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जौ लही अंबही डाभ ना होई, जब तक, जौ लही मतलब जब तक, अंबही मतलब आम में डाभ नहीं होता है, चेप नहीं लगता है। जब तक आम में चेप नहीं लगता है, मंजरी नहीं आती है, तो लही तब तक सुगंध बसाई ना सोई, तब तक आम पकता नहीं और उसका सुगंध नहीं आता। यानी आम को भी सुगंधित होने के लिए, पकने के लिए उसमें भी दोष आ रहा है, चेप लग रहा है। यानी कि हर अच्छे चीजों में बाधाओं का आना तय है। हर अच्छे कर्मों में, मतलब गुण कह लीजिए, गुणों में दोष का होना होता ही है। अगर दोष नहीं होता तो गुण नहीं होता, गुण शब्द नहीं होता तो दोष का अस्तित्व नहीं होता, सही शब्द नहीं होता तो गलत नहीं होता, और गलत शब्द नहीं होता तो सही शब्द का अस्तित्व नहीं होता। उच्च शब्द नहीं रहता तो नीच का मतलब नहीं निकलता, नीच शब्द नहीं होता तो ऊंच का अस्तित्व नहीं होता, आगे शब्द नहीं रहता तो पीछे शब्द का अस्तित्व नहीं रहता, और पीछे शब्द नहीं रहता तो आगे शब्द का अस्तित्व नहीं रहता। धनात्मक, ऋणात्मक, ये सब सही गलत एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। कीन समुद्र पानी जो खारा, समुद्र का पानी खारा होता है। एक दोष है, समुद्र का पानी खारा होता है, लेकिन फिर भी समुद्र तो अति भय असूझा पारा, लेकिन वो असूझ है, अपार है, इतना विशाल सागर की तरह है वो, लेकिन फिर भी उसका पानी कैसा है? खारा है। यानी हर अच्छाई के साथ एक बुराई जुड़ी रहती है। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, सुमेरु पर्वत को त्रिशूल मारा गया कि नष्ट हो जाए, सुमेरु पर्वत को त्रिशूल चलाया गया कि नष्ट हो जाए, लेकिन नहीं, त्रिशूल लगा। दोष है कि त्रिशूल मारा गया, परंतु भा कंचन गिरी ला गया कासा, वह सोने का हो करके आकाश को छूने लग गया। ये गुण हो गया उसका। जौ लही घड़ी कलंक न परा, कांच हो ही नहीं कंचन करा। जब तक कच्चे पदार्थों को तपाएंगे नहीं, गर्म नहीं करेंगे, जलाएंगे नहीं, तपाएंगे नहीं, तब तक उसमें चमक नहीं आती है। सोने की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह तपना पड़ेगा। और ये भी कहा जाता है कि सूरज की तरह अगर चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। समझ आ गया? एक नयन जस दर्पण औते ही निर्मल भाव, कवि अपने एक नयन की जस दर्पण, यानी दर्पण के समान बताते हैं। कवि अपने एक आंख को, क्योंकि वो एक ही आंख के थे,
एक आंख को किससे तुलना कर रहे हैं? एक दर्पण से। औते ही निर्मल भाऊ असब रूपवत गही मुख जो वही कई चाऊ। जितने भी रूपवान लोग होते हैं, कहीं पार्टी फंक्शन कहीं भी जाना हो, एक बार घर से बाहर निकलने के लिए दर्पण के सामने जरूर जाते हैं और जा करके स्वयं को निरखते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूं, मेरा हेयर स्टाइल कैसा है, पाउडर लगाया हूं, क्रीम लगाया हूं, कैसा दिख रहा हूं। सभी लोग अपनी वास्तविकता को जिस प्रकार से देखने के लिए दर्पण के सामने जाते हैं, उसी प्रकार उसी के समान दर्पण की तरह निर्मल स्वच्छ पवित्र मेरा ये नयन है, मेरा ये आंख है। कौन कहता है? ये कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी अपने नयन की तुलना उस दर्पण से करते हैं, जो दर्पण हमेशा निर्मल होता है। दुनिया का सबसे सच्चा साथी यही होता है, जैसा आप रहते हैं वैसा बोल देगा। लोग पलट सकते हैं, आप अच्छा कर्म करके आएंगे तो हो सकता है कुछ लोग गलत भी कह सकते हैं, आप गलत कर्म करके आएंगे तो हो सकता है लोग अच्छा भी कह सकते हैं। लेकिन आप किसी भी तरह का कर्म करके आइए और ईमानदारी से बंद कमरे में जरा आईना के सामने खड़े हो जाइए और फिर पूछिए कि आज जो मैंने किया वो सही है या गलत। आईना जवाब दे देगा कि तुम चोरी करके आए हो या डकैती करके आए हो या अच्छा काम करके आए हो या किसी का भला करके आए हो या किसी को गाली दे करके आए हो। इकलौता वही साथी है जो जैसा रहता है वैसा बताता है। तो मैं तो आप सभी लोगों से जरूर कहूंगा कि प्रतिदिन एक बार आईने के सामने जरूर खड़ा होइए और अपने आप को निरखिए। ना कि आप अपना रंग निरखिए, ना कि अपना रूप देखिए, ना ही पाउडर, क्रीम, फेयर लवली, लिपस्टिक, ये सब मत देखिए। आप अपने हृदय की निर्मलता को देखने के लिए एक बार आईने के सामने खड़े होइए और सवाल करिए कि आज जो जो मैंने काम किया उसमें से कितना गलत था और कितना सही था। सामने जवाब मिलेगा। तो आप लोग को जाना चाहिए आईने के सामने। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जरूर पढ़ चुके होंगे, ये समझ गए होंगे। समझ गए होंगे सभी लोग? यस और नो? सभी लोग समझ गए होंगे? ठीक है शाहिद राजा जी, एकदम बिल्कुल। क्लासेस यूट्यूब पे हो जाएगा, हो ही रहा है, टेंशन मत लीजिए। एक बार सभी लोग बता देंगे यस नो? यस सर, क्लियर है। ठीक है, अब हम चलते हैं कड़बक 2 में। इसमें कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि मुहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोरी लाई रकत के लेई, गाढ़ी प्रीत नैनन जल भेई, ओ मन जानी कभी तय सकीना, अमकु यह रह जगत मह चीन्हा, कहाँ सुरतन से नीयस राजा, कहाँ सुवायसी बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कह राघव जेहि किन्ह बखानु, कहाँ स्वरूप पदुमावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी, अधनी सुपुर खुजस कीरति जासु, फूल मरे पै मरे न बासु, के न जगत जस बेचा, के न लिन्ह जस मोल, अजो यह पढ़े कहानी, हम संवरई दुई बोल। मतलब समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग पूरा अर्थ समझते हैं कि मुहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, मलिक मोहम्मद जायसी जी ने इस काव्य को, इस कविता को जोड़ करके सुनाया है। शब्दों को जोड़ा गया है, एक एक शब्दों को जोड़ करके सुनाया गया है, उन्होंने रचना किया है। जिस प्रकार से एक राजमिस्त्री एक एक ईंट को सीमेंट बालू के मसालों के साथ एक एक ईंट जोड़ करके बड़ी इमारत खड़ा कर देता है, उसी प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी जी ने एक एक शब्दों को अपनी रक्त की लेई लगा करके, जोरी लाई रकत के लेई, प्रेम की पीड़ा में जो दर्द का अनुभव होता है, वहां पे कह रहे हैं कि जो भी मेरे काव्य को सुना, प्रेम पीर गा पावा, प्रेम के पीड़ा, पीड़ा मतलब दर्द को एहसास किया। प्रेम के पीर का कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रेम का पीर कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी को कहा जाता है। और जिस प्रकार एक राजमिस्त्री सीमेंट बालू के मिला करके मसालों से एक एक ईंट जोड़ करके बड़ी इमारत खड़ा कर देता है, उसी प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी जी एक एक शब्दों को जोड़ करके इस काव्य को रचा है।
कहते हैं कि जोरी लाई रकत के लेई, लाई रकत के लेई, रक्त मतलब खून की लेई लगा करके, खून की गोंद लगा करके, गोंद जो चिपकाने का काम करता है, यहां शब्दों को जोड़ने के लिए उन्होंने लेई शब्द का प्रयोग किया है। गाढ़ी प्रीत नयन जल भेई, गाढ़ी प्रीत गहरे प्रेम के, अब देखिए नयन से जल, नैन से अश्रु भी निकल रहे हैं। ओ मन जानी कवित यकीन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन जगत में मेरा कोई पहचान रह जाए। कुछ लोग मरना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं कि वो मरते नहीं है, वो अमर हो जाते हैं, कि उनके ना रहने पर भी उनकी चर्चा बराबर होती रहती है, उनकी बातचीत होती है। अब चर्चा भी दो तरह की होती है, एक अच्छा और एक बुरा। तो वो डिपेंड करता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा था, उसका कर्म कैसा था। नाम दो ही चीजें में होता है, या तो अच्छा कर जाओ या नहीं तो बुरा कर जाओ। बुरा करने में गाली सुनना पड़ेगा, अच्छा करने पे लोग एहसास करेंगे, आपकी कमी का अनुभव करेंगे और आपके बारे में गुणगान किया जाएगा। अवगुण नहीं, गुणों का बखान होगा। मकु यह रहे जगत में चिन्हा, इस जगत में मेरा कोई चिन्ह रहे, प्रतीक रहे, पहचान रहे। कहां सो रतन से नहीं अस राजा, यहां पर शोक जताते हुए कह रहे हैं, अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि कहां है वो सिंघल द्वीप के राजा नरेश रतन सेन, वो भी नहीं रहे। कहां सो रतन सेनी अस राजा, अब तो रतन सेन राजा भी नहीं रहे। कहां सुआय सी बुद्धि उपराजा, वो बुद्धिमान तोता सूगा वो भी नहीं रहा, जो बुद्धिमान था वो भी नहीं रहा। कहां अल्लाउद्दीन सुल्तानु, कहां राघव जे किन्न बखानु, न राघव रहे और ना ही अल्लाउद्दीन सुल्तानु, कोई नहीं रहा। कहां स्वरूप पद्मावती रानी, वो पद्मावती राजकुमारी पद्मावती भी नहीं रही। कोई न रहा जग रही कहानी, कोई न रहा इस जगत में, सिर्फ उनकी कहानी रह गई। कोई नहीं रहा इस जगत में, सिर्फ उनकी कहानी रह गई। आप अपने आसपास प्रतिदिन देखते हैं कि किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु होती रहती है। मृत्यु ही अटल सत्य है, इससे बड़ा सत्य इस धरातल पर कुछ भी नहीं हो सकता। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को उलट पलट कर सकता है, तबाही मचा सकता है अपने जीवन में, दूसरे के जीवन में तबाही मचा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सत्य तो जो है वो मृत्यु ही है, जो अटल सत्य है। तो प्यारे बच्चों, अपने जीवन काल में कुछ भी बनने से पहले यह चैप्टर यही शिक्षा देता है कि सारा धन दौलत, चोरी डकैती बेईमानी से अर्जित किया हुआ सारा धन यहीं पे रह जाएगा। ईमान बेच देते हैं लोग चंद दौलत कमाने के चक्कर में, लेकिन अफसोस कि वो दौलत भी उनके साथ नहीं जाता है। बस जैसे करोड़पति लोग मरते हैं उसी प्रकार से, जैसे सामान्य व्यक्ति की चिताएं जलती है उसी प्रकार से करोड़पति की भी चिता जलती है। कोई पैसा दौलत धन कुछ नहीं लेके जाता। एक भाई भाई के साथ लड़ जा रहा है मुट्ठी भर जमीन के लिए, चंद पैसों के लिए, चंद दौलत के लिए। माँ बाप के सामने भाई का बंटवारा हो रहा है। जीते जी मर जाते हैं माँ बाप जिस दिन भाई भाई को अलग होते हुए ये सब तमाशा हो रहा होता है। तो जीवन में बड़ा इंसान बनने से पहले, कुछ भी बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनिए। यह चैप्टर यही शिक्षा दे रहा है। इस चैप्टर से यही सीखने को मिल रहा है कि कोई नहीं रहा इस जगत में, बस कहानी रह जाएगी। अच्छा कर्म करिए, जीवन में सफल हो जाइए, तो अपने से किसी का भला करिए, बुरा करने का सोचिएगा भी मत, क्योंकि कर भला तो हो भला। आज भी इस जगत में ईश्वर व्याप्त हैं, हर जगह पर ईश्वर की उपस्थिति है। आपके कर्मों का फल मिलेगा। हमारे हाथ में सिर्फ हमारा कर्म होता है, फल की चिंता हमें नहीं करनी है। तो आप ईमानदारी से कर्म करते रहिए। धनी सुपुरखु जस कीर तुजासु, धन्य है वो पुरुष, पुरखु मतलब पुरुष, धनी मतलब धन्य, सो वो धन्य है वो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। जिनकी कीर्ति कर्म अच्छे हैं वो पुरुष धन्य है। जिस प्रकार से पुष्प के मुरझा जाने के बावजूद भी उसका सुगंध व्याप्त रहता है, उसी प्रकार से व्यक्ति का शरीर सिर्फ नष्ट हो जाने के बावजूद भी इसकी कीर्ति का गुणगान इस धरातल पर सदैव होते रहता है, सदैव होते रहता है। तो आपका शरीर रहे या ना रहे, आपका शरीर रहे या ना रहे, आत्मा सिर्फ शरीर का त्याग करती है।
आपकी कृति जरूर रहती है, कर्मों का बखान होना चाहिए, ऐसा कर्म करना चाहिए, ऐसा जीवन जीना चाहिए। कई न जगत जस बेचा, कोई भी इस जगत में यश को नहीं बेच सकता है। यश और अपजस ना बेच सकता है, ना खरीद सकता है। कई न लीन जस मोल, यश जो है ना वो कर्मों से ही आता है, अच्छे कर्म करने से ही यश मिलता है, और इसकी खरीद बिक्री नहीं होती है। जो यह पढ़े कहानी हम सवरई दुई बोल, बस जो भी इस कहानी को पढ़ेगा, पद्मावत जैसी रचनाओं को पढ़ेगा, मुझे 2 शब्दों में याद कर लेगा। ऐसी ही कामनाओं के साथ मलिक मोहम्मद जायसी जी अपनी कृति को इस प्रकार से रचित कर देते हैं, इस प्रकार से विद्यमान कर देते हैं इस धरातल पर कि लोग आज भी उन्हें याद कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर समाप्त होता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट। और आप अगर चाहते हैं कि इन सभी सब्जेक्ट का आपको लाइव टेस्ट मिले, तो आपको हमारा एप्लीकेशन जरूर ज्वाइन करना चाहिए। प्ले स्टोर से जाइए, साइंस संग्रह का ऐप इंस्टॉल करिए, और आप अगर बैच हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। अभी समय है, अभी चीजें स्टार्ट हुई हैं। अगले वर्ष 2025 में बेहतरीन रिजल्ट की कामना अगर आप भी करते हैं, सपना देखते हैं, तो आपको पूरा कराने के लिए पूरी टॉप फैकल्टीज की टीम हमारी तैयार है, मेहनत कर रहे हैं। बिहार के हजारों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट का लाइव टेस्ट जो कि वीकली होता है, तो वो टेस्ट आप हमारे ऐप में टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो यू कैन कॉल अस 9155181020 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोग। मैं पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे तन मन से आप लोगों को ये चैप्टर कंप्लीट कराया हूं। अगले सेशन में इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और इस चैप्टर का पीडीएफ के लिए भी आप साइंस संग्रह ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे क्विज वगैरह होता है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहां पे डिस्क्रिप्शन में होगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, लव यू बच्चों। कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लासेस में। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। बड़ों का आदर करिए, मम्मी पापा का आदर करिए, बड़ों का बात सुनिए। जीवन में कुछ भी बनने से पहले अच्छा इंसान बनिए, संस्कारी बनिए, अपने आप में धैर्य रखिए, क्रोध को त्यागिए, तुरंत से अलबलाना नहीं चाहिए, जल्दी प्रेशर में नहीं आना चाहिए, दुखों से घबराना नहीं चाहिए। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हर परिस्थितियों को सामना करना होगा, आगे बढ़ना होगा, अपने माँ बाप को सपनों को पूरा करना होगा। पूरा करने के लिए आप उनके साथी हैं, आप उनके राही हैं। वो आपको पाल पोस करके अपने सपनों को चकनाचूर कर दिए हैं। आपके सपनों को बड़ा करने के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए माता पिता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। गरीबी, मजदूरी, हर चीजों से संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। किसी के ताने सुन रहे हैं, किसी के बातों को सुन रहे हैं। उन्हें इंतजार है उस दिन का, उनकी आंखें इंतजार कर रही है उस दिन का कि मेरा बेटा अथवा मेरी बेटी एक दिन सफलता की झंडा फहराएगी, फहराएगा, और मेरा सीना गर्व से चौड़ा होगा। ऐसा उन्हें इंतजार है, और वो आप लौटाएंगे। आपको पूरा करना होगा, आपको पूरा करना होगा। चाहे जितना भी मेहनत करना पड़े करो, चाहे जितना पसीना बहाना पड़े बहाओ, चाहे जितनी रातें जगनी पड़े जगो, लेकिन ध्यान रहे कि स्वास्थ्य खराब ना हो। 6 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए, खाना भरपूर अच्छे से होना चाहिए, हेल्दी फूड, और एक्सरसाइज प्रतिदिन करिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट बच्चों, मिलते हैं, लव यू ऑल। कमेंट करके जरूर बताना आज का सेशन कैसा रहा। बाय बाय।